ये विधेयक पेश किया गया था। हाल के दशकों में यह पहला मौका है जब किसी गैर सरकारी विधेयक को सदन में मंजूरी मिली हो। राज्यसभा ने विपरीत लिंग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इससे पहले डीएमके सांसद तिरुचु शिवा की ओर से पिछले सत्र में पेश किए गए इस विधेयक पर शुक्रवार को आगे की चर्चा शुरू हुई थी। Will also set a path breaking for the community, transgender community people who have been left neglected, who are depressed, who are suppressed and who are oppressed, and hereafter I think they will face a new ray of hope in our country. सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक के मकसद पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही बिल में कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की अपील की। मेरी सरकार जो आश्वासन देगी उसको पूरा करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन वर्गों के लिए, इन वर्गों के हित संरक्षण के लिए हम व्यापक कानून बनाने का काम करेंगे। हालांकि तिरुचु शिवा ने बिल को वापस लेने से इनकार कर दिया और उन्हें इस मुद्दे पर अन्य दलों का भी साथ मिला। I think the government doesn't lose anything if they agree to my bill. I think it will be a good, gentle gesture from this government, sir. This is the opportunity. Windows open only once in a while. ये मौका आप ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप ही का फायदा होगा, करिएगा, इंसानियत के नाम पे करिएगा। इस स्थिति में नेता सदन अरुण जेटली ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। This important issue, I don't think the House should really be divided on this issue. लेकिन बाद में तमाम विपक्षी दलों के सहयोग के चलते ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से जुड़ा यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। ये विधेयक इस मामले में ऐतिहासिक है कि 35 सालों के बाद कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल दहिया जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरीके से मैं कहूँ कि 1970 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी बार कोई प्राइवेट बिल जो है पास हुआ था और एक नया इतिहास कायम किया तिरुचु शिवा ने, किस तरीके से जरूर लग सकता है, लेकिन एक हक जो एक तरीके से मिलना चाहिए वो इसमें कोशिश हुई है इस बिल में कि वो हक उनको दिलाया जाए। मेरे ख्याल से उस नजर से देखें, लेकिन जो आगे जो लड़ाई रहेगी सरकारों की, अगर ये बिल पूरी तरह से पारित हो जाता है और कानून के रूप में तब्दील हो जाता है, तो जो सामाजिक लड़ाई है वो लंबी रहेगी। एक आखिरी सवाल प्रसाद साहब की, क्योंकि इससे पहले ट्रांसजेंडर को लेकर कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले रहे हैं या फिर मैं कहूं कि जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कैसे उसे देखते हैं कि बिल अब, क्योंकि अपोज करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत कुछ नहीं है, किस आधार पर आप उसे अपोज करेंगे अगर लोकसभा में भी कोई प्राइवेट मेंबर से आगे बढ़ाता है? तो नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी तर्क वितर्क हो सकता है, क्योंकि आज ही देख लीजिए सरकार ने एक तरह से कोशिश भी की थी कि भाई चलिए हम बाद में ले आएंगे, लेकिन किस तरह का माहौल बना सदन में, टीवी पे आपने देखा ही होगा, उस वक्त आपके राज्यसभा टीवी में दर्शाया गया था। तो एक परिस्थिति इस तरह से उत्पन्न हो गई और सरकार के मंत्री भी थे में मौजूद, तो पूरी तरह से एक तरह से विपक्ष पूरी तरह तैयार नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर नंबर पे, क्योंकि वोटिंग की बात आ गई, Half years of deliberation in the standing committee, 12 years, and we've come to a concession. How much more will India wait for the advantages of this? विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार लोकसभा का नियमित काम रोककर इस बिल को सदन में नहीं ला सकती। बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग भी हुई। If they are really sincere in presenting the bill and getting it passed and also operating it or implementing it, I think there should not be any objection to refer it to the standing committee. There was no discussion in the Business Advisory Committee. Same time, this is a new bill. So we want to get the time to study and also give the amendments. So कई दलों का आरोप था कि जीएसटी पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बनी है। एआईए, डीएमके और बीजेडी ने वित्त मंत्री के भाषण के दौरान कई सवाल उठाए। There are difference of opinion. Even that some states are having objection on that. Therefore, as a new bill, please refer to standing committee. What I am insisting. पिछले साल दिसंबर में पेश हुए संविधान संशोधन बिल को सरकार इसी सत्र में पारित कराना चाहती है। इसके बाद मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने की कोशिश होगी। जीएसटी को अगले साल अप्रैल से लागू करने की योजना है। इसके लागू होने के बाद अधिकतर टैक्स इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, जिससे देश को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकारी घाटे का लक्ष्य हासिल करने के लिए ढांचागत और सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च में कटौती नहीं होगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने माना है कि वित्त वर्ष 2017-18 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक रखना चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में
ढांचागत परियोजनाओं पर 70,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य है। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अरुण जेटली ने कहा कि विकास और सरकारी घाटे के बीच संतुलन बड़ी चुनौती है और इसके लिए दूसरे खर्चों में कटौती करनी होगी। We have also to wait for the economy really to prime up, and along with it, additional expenditure to be spent on infrastructure in order to prime up that economy. 2-year journey to 3% is now a 3-year journey. So I target 3.9 this year, 3.6 next year, and 3% the year thereafter. And therefore, an additional 70,000 crore rupees has been targeted for infrastructure. टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के आवंटन से में मार्च महीने में सरकार को 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। सरकार ने आज राज्यसभा में बताया है कि टेलीकॉम कंपनियां अब उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगी, जिससे कॉल ड्रॉप जैसी दिक्कतें दूर होंगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से सरकार को हुई आय का मामला उठा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पारदर्शी तरीके से हुए इस स्पेक्ट्रम आवंटन से मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स का टेलीकॉम क्षेत्र में भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की आय भी बढ़ी है। हमको 32,000 करोड़ रुपया मिला और आने वाले 10 सालों में सालाना 15,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा मिलके अगर उसको हम टोटल रेवेन्यू कितना मिलता है आने वाले 10 साल में, ये बनके हो जाएगी 1,83,000 करोड़। इसकी एक बड़ी उपलब्धि हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस सफल आवंटन से जहां कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है, तो वहीं उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप जैसी दिक्कतों से निजात मिलेगी। पिछले 7 साल की विवाद को सुलझाते हुए डिफेंस से एडिशनल स्पेक्ट्रम आया, स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ बढ़ी, सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी। उसके कारण जो ड्रॉप आउट होती है, कॉल ड्रॉप होती है, वो कॉल ड्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाका में विशेष करके उसकी सर्विस बढ़ेगी। 19 दिन तक चले स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने बोलियां लगाई थी। 25 मार्च को खत्म हुए इस आवंटन से सरकार को लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंच पति संस्कृति खत्म करने की अपील की है। पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने गरीबी के खात्मे के लिए पंचायतों से आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट रोकने में पंचायत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सरपंचों के सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने कहा कि कानूनन महिला सरपंचों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री पंचायतों में उस परंपरा का जिक्र कर रहे थे जिसमें महिला सरपंचों के पति अपनी हैसियत का बेजा इस्तेमाल करते हैं। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है तो उनको मौका भी देना चाहिए, और मैं कहता हूं जी वो बहुत अच्छा काम करेगी, आप विश्वास कीजिए। ये एसपी वाला जो कल्चर है ना, वो बंद होना चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन में पंचायतों की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए 5 साल की योजना बनाकर उस पर अमल किया जाना चाहिए। हम भी आदत डालें कि भाई हम 5 साल में हमारे गांव में ये करके जाएंगे। अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बदलाव आना शुरू होगा। ये पहला अवसर है जब 5 साल के लिए पंचायती राज ने ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पे 2 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि का आवंटन किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पंचायतों को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर कई पंचायतों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज माफी मांगी, लेकिन गजेंद्र सिंह के परिवार वालों के साथ राजनीतिक दलों ने माफी को नाकाफी बताया है। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन इस बीच बड़ा पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि मामले की जांच राज्य सरकार करेगी या फिर दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल ने गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के लिए शुक्रवार को माफी मांगी।
केजरीवाल ने माना कि जंतर मंतर पर हुए इस हादसे के बाद बुधवार को उन्हें अपनी रैली रोक देनी चाहिए थी। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन दौसा से ताल्लुक रखने वाले किसान गजेंद्र के परिवार वाले इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, हमको क्या पार्टी पॉलिटिक्स करना है इसमें? हम कोई बड़े नेता तो है नहीं जिससे कि हमको कोई आप पार्टी से किसी से लेना देना है। हमें तो हमारा बच्चा गया, उसका दुख था। राजनीतिक दलों ने भी केजरीवाल की माफी को नकार दिया है। कुर्सी पर बैठने के बाद में अगर अरविंद केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर अगर 40 कदम चल लिए होते तो आज गजेंद्र सिंह शहीद ना होता। आज भी उनकी शब्दों में अहंकार दिखाई दे रहा है, और जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो ड्रामे का सूत्रधार है कौन? बुधवार को हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। जांच के दायरे और अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अप्राकृतिक मौत की जांच कर सकता है। दिल्ली पुलिस को जो भी पावर्स, चाहे डीपी एक्ट में हो चाहे सीआरपीसी में हो, उसी पावर्स के तहत काम करती है और उसी की पावर्स के तहत काम करती रहेगी। और इसमें अगर किसी को कोई संशय होगा तो उसका हम लीगल ओपिनियन लेके काम कर लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह शुक्रवार को मृतक गजेंद्र सिंह के दौसा स्थित घर पहुंचे। गजेंद्र के परिजनों को दिल्ली सहित कई राज्यों की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी ये मुद्दा उठा था। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का पैसा शेयर मार्केट में भी लगेगा। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के नए निवेश नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत संगठन ईपीएफ की 5% रकम शेयर बाजार में लगा सकता है। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 15% तक बढ़ सकता है। इस वित्त वर्ष में ईपीएफओ के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह दर्शनों के लिए खोल दिए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। वो आज सुबह लिंचौली से पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचे थे। राहुल गांधी गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ दर्शन करने के बाद राहुल ने कहा कि 2 साल पहले इलाके में आई आपदा के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। इसे दूर करने के लिए ही वो केदारनाथ पैदल आए। उन्होंने रास्ता बहाल करने और आपदा के बाद सेना और दूसरे अफसरों के काम की तारीफ की। आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं। मेरी आदत है, मैं बस जाता हूं, मांगता नहीं हूं। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।